हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लीला शर्मा गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपको पूरी जर्नी कराऊंगी नॉर्मल डिलीवरी की। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब पेशेंट आती है तो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को एडमिट करना है या नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पेशेंट आई है, उसका ईडीडी देखते हैं। अगर ईडीडी में अल्ट्रासाउंड में बेबी मैच्योर हो गया है तो अब हम उसको ले जाते हैं लेबर रूम आफ्टर एडमिशन। तो पेशेंट एडमिट हो गई है, लेबर रूम आती है। लेबर रूम आने के बाद सबसे पहले हमारा स्टाफ जो है उनका ड्रेस चेंज कराता है। एडमिशन होने के बाद वो लेबर रूम का ड्रेस पहन लेती है। फिर हम उसे यूरिन पास करने के लिए कहते हैं। वो यूरिन पास करने के बाद फिर हम लोग उसका एक जनरल चेकअप होता है, जैसे पल्स, बीपी, टेम्परेचर, ये तो बेसिक हो गया। फिर हम लोग फिटल हार्ट साउंड सुनते हैं। फिटल हार्ट साउंड सुनने के बाद फिर हम लोग सीटीजी लगाते हैं। ये भी एक बच्चे का हार्ट बीट सुनने का एक मशीन है। तो मैं आपको दिखाऊंगी। हम लोग बच्चे का हार्ट बीट इस मशीन से देखते हैं। देखिए, ये डॉपलर मशीन है, इससे हम बेबी का हार्ट बीट देखते हैं। इसके बाद अगर हमको इसमें कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो फिर हमारे पास ये सीटीजी मशीन है। सीटीजी मशीन में हम देखते हैं कि मदर का हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह का है, कितना बार आ रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी है कॉन्ट्रैक्शन का, और बेबी का हार्ट बीट भी देखते हैं। तो ये हमारा मशीन जो है, जो हमारे लेबर रूम में हमारे 2 हैंड्स, अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर हम अल्ट्रासाउंड की मदद लेते हैं। लेकिन हमें अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत लेबर रूम में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। जब हमें कन्फ्यूज़न होता है कि बेबी का क्या है, तब हम लोग सीधा अल्ट्रासाउंड करके ही एडमिट करते हैं। क्योंकि यहाँ हमें पता होना चाहिए कि जब हम एडमिट कर रहे हैं तो बेबी अलाइव है, ठीक है, तभी हम उसको एडमिट करने के बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन हो गया, जो सारा मॉनिटरिंग हो गया। उसके बाद फिटल हार्ट साउंड सुनने के बाद फिर उसका डॉक्टर जो है एग्ज़ामिन करते हैं। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है कि पेशेंट लेबर में है तो किस स्टेज में है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर किसी का है तो 12 से 24 घंटा लगना है उसको पूरे डिलीवरी के प्रोसेस में। और सेकंड ग्रेविडा है यानी दूसरा बच्चा है तो उसको 8 से 10 घंटा लगता है डिलीवरी होने के टाइम तक को हम बता रहे हैं आपको। तो ये टाइम पीरियड होता है, इतना हम वेट करते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल जा रहा है, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम दिखता है बीच में कि जैसे बच्चा का हार्ट बीट कुछ गड़बड़ हो रहा है या मदर को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो तब हम लोग उसको इंटरफेयर करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई फर्स्ट प्रेगनेंसी लेकर आई है, सारा एग्जामिनेशन हो गया, तो हम लोग जब पीवी एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि पेशेंट किस स्टेज में है। जैसे हमारा डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग 3 स्टेजेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज हुआ, सेकेंड स्टेज हुआ, थर्ड स्टेज हुआ। तो फर्स्ट स्टेज यानी अर्ली प्रेगनेंसी में अगर कोई पेशेंट आती है तो उसका सर्विक्स देखते हैं हम लोग। सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह जो होता है, जिसको आम लैंग्वेज में यूट्रस का मुंह कहते हैं, तो वो खुला है कि नहीं खुला है। क्योंकि जैसे ही पेशेंट को लगता है कि लेबर में आ गए हैं तो हम लोग उसको बता देते हैं कि अगर ये सब कुछ सिम्टम आ रहा है तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा डिलीवरी का टाइम हो गया है। जैसे आप पूछते हैं कि मैडम कैसे हम समझेंगे कि हम लेबर में जा रहे हैं या हमको पेन नहीं आ रहा तो भी हम एडमिट होना है नहीं होना है। तो ये बहुत बड़ा क्वेरी होता है हर मरीज़ के लिए कि हम एडमिट होंगे कब और क्या करेंगे। तो देखिए, जैसे आपका टाइम हो गया है और आप एडमिशन के लिए आप जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको 2-3 लक्षण हैं जो दिखेंगे। जैसे आपका या तो पानी का डिस्चार्ज शुरू हो गया, या फिर जो आपका वेजाइनल डिस्चार्ज है वो पिंक कलर का होने लगा है, या फिर आपको पेट कड़ा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस उसको हम लोग कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू हो गया है। तो वो चीज़ हम लोग बता देते हैं मरीज़ को कि ऐसा कुछ लगे तो आप सीधा हॉस्पिटल आ जाएं, और उसके बाद बाकी का एग्जामिनेशन तो हम लोग लेबर रूम में करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई पेशेंट आई, पता चल गया कि हाँ ये लेबर में है, तो हम लोग जो पीवी करते हैं उसमें देखते हैं सर्विक्स का डायलिटेशन क्या है, जैसे बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है। अगर मान लीजिए किसी का 1 फिंगर है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये अर्ली स्टेज में है। जैसे या तो हम फिंगर में कोडिंग कर लेते हैं कि हाँ कितना फिंगर है, या फिर हम लोग उसका सेंटीमीटर में डिसाइड करते हैं। जैसे सेंटीमीटर में होता है कि 0 to 10 सेंटीमीटर आपको उसका सर्विक्स को माउथ ओपन होने में लगता है, तभी बेबी डिलीवर होता है। तो जैसे मान लीजिए पेशेंट आई है 1 सेंटीमीटर है, तो हम लोग उसको अभी वेटिंग में रखते हैं कि इसका पेन जब बढ़े तभी हम लोग इसको आगे लेकर जाते हैं। दूसरा कि सर्विक्स की लंबाई भी हम लोग देखते हैं, जिसको इफेसमेंट कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो इफेसमेंट से भी पता चलता है कि कितना टाइम है इसके डिलीवरी में। तो ये सारा एसेस करने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि आपके डिलीवरी में कितना टाइम लगता है। तो जैसे मान लीजिए पेशेंट आए, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बीपी सब नॉर्मल है, तो हम लोग वेट करते हैं पेन बढ़ने के लिए। जैसे उसका पेन बढ़ता है, 2 फिंगर 3 फिंगर अगर पेशेंट हो जाती है
तो हम लोग देखते हैं अगर सर्विक्स का इफेसमेंट हो गया, सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह जो है कि रिंग जैसा बनना शुरू हो जाता है और थिन हो जाता है, स्ट्रेचिंग होता है उसका। तो ये चीज़ होता है कि जैसे आपका स्टार्ट हो गया है, अगर आप 6 सेंटीमीटर तक अगर मान लीजिए कोई पेशेंट का ऑस ओपन हो गया, बचदानी का मुंह खुल गया, तो उसको हम लोग लेबर रूम में ही रखते हैं, क्योंकि एनी टाइम वो एक्टिव लेबर में जा सकती है। तो अब हमारे पास होता है कि अब इसको अगर हम चाहते हैं कि जल्दी इसका डिलीवरी हो जाए, पेशेंट को तकलीफ़ कम हो, तो हम लोग बहुत सारे इंजेक्शन हैं जो देते हैं कि ताकि उसका जो बचदानी का जो मुंह खुल रहा है वो जल्दी खुले। जैसे डोटावेरिन हुआ, फिर आपका एपिडोसिन एक इंजेक्शन होता है, तो ये सब हम देते हैं बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुले और बेबी जल्दी डिलीवर हो। तो इस बीच हमारा स्टाफ जो होता है वो मॉनिटरिंग करता रहता है फिटल हार्ट साउंड। अगर कभी भी डाउट लगता है कि फिटल हार्ट साउंड में कुछ गड़बड़ है तो हम तुरंत ये CTG मशीन लगाते हैं जो मैं अभी आपको दिखाई, उसमें ट्रेसिंग आता है, उसमें हम लोग देखते हैं एक्सीलरेशन, डिसलरेशन, हार्ट बीट एक लिमिट तक अगर है तो ठीक है। जैसे एक रेंज होता है नॉर्मल हार्ट बीट का 120 to 160, अगर इस बीच किसी का हार्ट बीट चल रहा है तो ठीक है। अगर 120 से नीचे जा रहा है या 160 से ऊपर जा रहा है तो फिर हम लोग थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए 3, 4, 5 सेंटीमीटर भी अगर है तो हम लोग उसके एक मेम्ब्रेन होता है जिसमें बेबी वाटर बैग जिसको कहते हैं, वाटर बैग के अंदर जो बेबी होता है हम लोग उसको रप्चर करते हैं, मेम्ब्रेन रप्चर करके देख लेते हैं कहीं बेबी को फिटल डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा ना अंदर, क्योंकि हार्ट बीट तो है ही, प्लस फिटल डिस्ट्रेस होने से वो क्या करता है, बेबी मिकोनियम पास करता है। जैसे बेबी का जो स्टूल होता है जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसको हम लोग मिकोनियम कहते हैं। मिकोनियम अगर बेबी कोई पास कर रहा है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, यूट्रस के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं बेबी को डिस्ट्रेस हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं हार्ट बीट सुनने का, और हम कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर टाइम लगेगा तो हो सकता है बेबी वो मिकोनियम वाला पानी पी ले या फिर कुछ और दिक्कत हो, बेबी और ज़्यादा डिस्ट्रेस में हो, तो ऐसे बच्चे फिर डिलीवरी के बाद रोने में, उन्हें रुलाने में प्रॉब्लम होता है। तो ये सब देखकर हम अलर्ट हो जाते हैं। अगर हमें लगता है तो हम पेडियाट्रिशियन को कॉल करके बुला लेते हैं कि अभी डिलीवरी होगा, हो सकता है बेबी इसका थोड़ा डिस्ट्रेस में निकले। तो ये हमारा हो गया वॉच वाला पार्ट जो हम लोग वॉच करते हैं लेबर पेशेंट को। इसके बाद जब पेशेंट आ जाती है लेबर रूम में, तो जैसे उसका लगता है कि अभी डिलीवरी हो जाएगा, तो हम लोग पेशेंट को बताते हैं कि तुम थोड़ा पुश करो, क्योंकि इसमें मदर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर मदर अच्छे से बियर डाउन करती है तो ये डिलीवरी बहुत इजीली वे में हो जाता है। देखिए लेबर पेन तो है ही खराब, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, एक पेनलेस डिलीवरी भी होता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देकर, बट जितना अच्छा नेचुरल होता है कि पेन मदर बियर डाउन कर रही है उससे जो डिलीवरी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और मदर को स्ट्रांग रहना पड़ता है। हम लोग समझाते हैं कि देखो कैसे तुम पुश करोगी, फंडल प्रेशर हम लोग कभी कभी हम भी असिस्ट करवाते हैं अपने स्टाफ से कि थोड़ा फंडल प्रेशर दे दो। तो ये सब डिलीवरी के टाइम होता है। जैसे बेबी आपका आ जाता है नीचे, फिर हम वहाँ एक लोकल एनेस्थीसिया देते हैं जाइलोकेन, उसको देने के बाद ही हम वहाँ एक कट लगाते हैं जिससे हम लोग स्पेस को बड़ा करते हैं, क्योंकि अगर हम उस स्पेस को नहीं बढ़ाएंगे और बेबी अगर डिलीवर हो गया तो वो टीयर हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स बहुत एग्रेसिव होते हैं कि मेरा जो है कैसे आप स्टिच मत दीजिए, मत काटिए। तो ये देखिए आपका सोचना गलत है। अगर हम काटते हैं तो फिर हम उसको वैसे ही सिल देते हैं, स्टिचिंग हो जाता है। लेकिन अगर हम नहीं काटें और बच्चा बाई का वे डिलीवरी हुआ और कहीं टीयर आपका लैट्रिन के रास्ते का हो गया या रेक्टम का हो गया तो वो बहुत डेंजरस होता है। या कहीं भी टीयर हुआ उसको रिपेयर करना, जो लैसरेटेड वुंड होता है उसको रिपेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो आपके लिए ही हानिकारक है। तो हम जो स्टिच लगाते हैं, काटते हैं और स्टिच देते हैं वो बिल्कुल सेफ़ है, वो आपका वापस नॉर्मल जैसा हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि कभी भी जब डॉक्टर आपको स्टिच देने की बात करते हैं तो आपको लेना है, ये नहीं कि मैं नहीं स्टिच नहीं लगवाऊंगी, मुझे नहीं ऑपरेशन करवाना है। देखिए माइनर ऑपरेशन है जो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये बहुत सारे मरीजों को मैं देखी हूँ कि उन्हें गलतफहमी या मिथ है कि नहीं अगर कट जाएगा तो मेरा वहाँ ठीक नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपका ऊन डेसेंट भी होता है तो वो हील कर जाता है, उसका हीलिंग पावर बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो मूवमेंट वाला एरिया होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप स्टिच नहीं लगवाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट जब हम लोग थर्ड स्टेज के बाद ये करते हैं, सिलाई करते हैं, जब बेबी डिलीवर हो जाता है। थर्ड स्टेज होता है जैसे प्लेसेंटा, जो बेबी का फूल होता है प्लेसेंटा होता है, वो जब डिलीवर कर जाता है तब हम लोग सारा चेक करके कोई ब्लीडिंग नहीं है फिर उसको स्टिच करते हैं। तो अब ये पहला बच्चा का टाइम आपको मैं बताई कि 16 to 24 आवर्स लग सकता है।
पहला बच्चा की डिलीवरी में जब से पेन स्टार्ट हुआ है तब से, और सेकंड बेबी है तो इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, जैसे आपका 8 to 10 आवर्स लगता है सेकंड बेबी में। और ऐसा नहीं है कि सेकंड बेबी है तो पेन कम होगा, पेन तो उतना ही होता है। आपका लेबर पेन मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड का सबसे पेनफुल कंडीशन है वो है हार्ट अटैक का पेन और लेबर पेन। तो सेकंड में ये है कि बेबी थोड़ा जल्दी डिलीवर होता है, क्योंकि सारा एरिया आपका रिलैक्स हो चुका है तो बेबी उसमें इजीली डिलीवर होता है, सर्विक्स भी बहुत जल्दी मुंह खुलता है, तो उसका टाइमिंग थोड़ा कम हो जाता है। बाकी टाइम को शॉर्ट करने का काम तो हम करते ही हैं, कुछ इंजेक्शन देते हैं। अगर हमें लगता है कि बेबी निकलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम थोड़ा सा दर्द का जो इंजेक्शन देते हैं ड्रिप में मिलाकर वो भी देते हैं। तो ये सब होता है हमारा एग्रेवेट करने के लिए, एक्सीलरेट करने के लिए कि लेबर पेन बढ़े और जल्दी से बेबी आउट हो जाए। तो ये हमें ऐसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप आते हैं तो बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि ये इंगेजमेंट क्या होता है, या बेबी जो हमारा होता है वो लाइटनिंग कहते हैं इसको, लाइटनिंग। जैसे कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट है उसे लास्ट मंथ में सडनली लगता है कि मेरा बॉडी बहुत हल्का हो गया, मुझे सांस लेने में जो तकलीफ़ हो रही थी वो अब कम हो गई है, तो ये लाइटनिंग होता है। जिसका पहला बेबी है वो अराउंड 1 वीक 15 डेज़ पहले वो बेबी जो है अपने रास्ते में इंटर करना शुरू करता है। जैसे वो मदर का जो पेल्विस से उसको डिलीवरी होके निकलना है, उस रास्ते में उसका हेड इंगेजमेंट हो जाता है, वो हेड अंदर घुस जाता है। तो क्या होता है, सडनली पेशेंट का पेट का साइज़ थोड़ा कम हो जाता है, तो उसमें मरीज को बहुत रिलीफ मिलता है। खुद बताती है कि मैडम को सांस लेने में अब थोड़ा सा ईजी लग रहा है। बट दूसरा प्रॉब्लम इधर शुरू हो जाता है फ्रीक्वेंसी। वो यूरिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो मरीज का बहुत जल्दी से मतलब बार बार जाना पड़ता है, तो वो इस बात से थोड़ा परेशान रहती है। बट देखिए ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, ये तो होगा ही आपका। जैसे ही आपका हेड इंगेज होगा वो यूट्रस जो है पूरा आके आपके ब्लैडर के ऊपर प्रेशर लगाता है, तो किसी भी मरीज को बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी आता है, तो ये नॉर्मल है। और ये हम देखकर एक ये भी पॉइंट हमारा होता है डिसाइड करने का कि ये पेशेंट शायद नॉर्मल डिलीवर कर जाए। लेकिन जिसका हेड लास्ट तक इंगेज नहीं होता है, लेबर में आने के बाद भी जब हम उसको पेन बढ़ाते हैं फिर भी हेड उस रास्ते में इंटर नहीं कर पाता है, तब लगता है कि अब इसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हमें मरीजों को समझाना पड़ता है कि देखो ये तुम्हारा अभी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, ये एक सीपीडी का केस होता है। जैसे हेड को किसी रास्ते में इंटर करना है टनल में, तो वो टनल उसके साइज से छोटा हो जाता है, तो हेड इंटर नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन में हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो ये मरीज़ समझ नहीं पाते हैं, बोलते हैं मेरा तो हर चीज़ नॉर्मल जा रहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए ये जब आप आते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले इंगेजमेंट ही चेक करते हैं कि हेड इंगेज है या नहीं। ये सिर्फ फर्स्ट प्रेगनेंसी में करते हैं। सेकंड में अगर हेड इंगेज नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वो जैसे पेन आएगा वो हेड ट्विस्ट होकर घुस जाता है उस रास्ते में। तो ये आपका ये हम डॉक्टर से बता सकते हैं, तो आपको समझाते हैं तो आप समझते नहीं हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो हर किसी के साथ होता है जो भी प्रेग्नेंट लेडी है। तो ये हो गया, प्लस आपका जो डिलीवरी हो गया, सेकंड ग्रेविडा है फर्स्ट ग्रेविडा है, वो हम देख कर डिसाइड कर लिए। तो ये आपका पूरा जर्नी होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। आप जब आते हैं लेबर रूम में एग्जामिनेशन होता है, फर्स्ट लाइन आपका ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद जब पेन बढ़ता है तो वेटिंग रूम से आप लेबर रूम में आते हैं। लेबर रूम में आने के बाद आपको जैसे पेन आना शुरू होता है तो बहुत सारे मरीज़ घबराते हैं, रोने लगते हैं, बहुत मतलब ऐसा भी हम लोग देखें पेशेंट ऑलमोस्ट ज़मीन पे गिरकर रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, मैडम सिजेरियन कर दीजिए, हमसे पेन नहीं बर्दाश्त होता है। देखिए पेन तो ख़राब होता है, बट आपको मैं एक उपाय बताऊंगी जिससे आपको पेन कम महसूस होगा। देखिए लेबर पेन तो होना ही है, लेकिन लेबर पेन अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हो गया तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम भी कोशिश करते हैं कि जितने मरीज का हो नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन जिसका नहीं होगा उसके लिए तो हमें सिजेरियन करना ही पड़ता है। तो नॉर्मल डिलीवरी जैसे पेन आता है तो आप चाहते हैं कि कैसे ये पेन को कम किया जाए। तो देखिए इसके लिए कोई इंजेक्शन तो है नहीं जो हम दे दें और आपका पेन कम हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। जैसे आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप डीप ब्रेथ लें, जैसे आपको कॉन्ट्रैक्शंस आता है, पेट कड़ा हो रहा है तो आप डीप ब्रेथ लेंगे। अगर इनसाइड ब्रेथ लेंगे तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्शन आया आप अंदर की ओर सांस खींचे और जैसे रिलैक्स हुआ आप बाहर की ओर सांस को छोड़ें, तो आपको पेन थोड़ा कम महसूस होगा। या फिर आप बात करें, कोई भी है जिससे सिस्टर है या फिर आपका कोई अगर क्लोज रिलेटिव है तो आप उससे बात करें। देखिए हम लोग क्या कोशिश करते हैं, कोई भी रिलेटिव को रहने नहीं देते हैं पेशेंट के पास। ये पेशेंट के लिए ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि क्या होता है जब लेबर पेन आता है, जैसे कोई लेडीज अगर आई है, उसकी मदर है तो वो रोने लगती है
कि मम्मी बहुत पेन हो रहा है, तो नेचुरली आप उसके रिलेटिव हैं, आपको अपने बच्चे का दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनके रिलेटिव्स आके कहते हैं कि मैडम सिजेरियन कर दीजिए, नॉर्मल नहीं होगा। तो ये क्या है, मरीज़ के लिए अच्छा नहीं है। अगर वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकती है तो उसको सिजेरियन में क्यों कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि कोई भी क्लोज रिलेटिव आकर पेशेंट के पास बैठे जब उसको एक्टिव लेबर पेन आना शुरू होता है। जब एक्टिव लेबर पेन में नहीं है, लाइट पेन है, तो हम लोग अटेंडेंट को अलाउ करते हैं, कुछ खाने को दो, कुछ पीने के लिए दो, लाइट कुछ भी दे सकते हो। बट जब बहुत पेन आता है उस वक्त वो बोलती है बुलाइए, कमर दबाएगी, ये दबाएगी, वो दबाएगी। तो ये जो सीन होता है ना, ये अटेंडेंट भी घबरा जाती है और वो बेतहासा इधर दौड़ेगी, अरे बहुत पेन हो रहा। वो भूल जाती है कि लेबर पेन तो लेबर पेन आएगा ही, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये रहता है कि अटेंडेंट को मत इंटर करने दो लास्ट मोमेंट में, क्योंकि वो भी परेशान, हमें भी तकलीफ़ होता है काम करने में और मरीज़ अलग ही शुरू हो जाती है। तो आपको ये पेन को बर्दाश्त करने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करना है। जैसे लंबी सांस लेना है, जैसे रिलैक्स होने के लिए आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर आप बात करें या शाम का टाइम में पेन आ रहा तो आप सोने की कोशिश करें। तो ये सबसे क्या होगा, आपका ड्यूरेशन जो लॉन्ग जा रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा और आप सेकेंड स्टेज में पहुंच जाएंगे। फिर देखते ही देखते आपका थर्ड स्टेज आ जाएगा, आप डिलीवरी भी हो जाएगा, बेबी भी आपको हेल्दी बेबी मिल जाएगा। तो ये सब हुआ नॉर्मल डिलीवरी का जर्नी। और सिजेरियन का बात रहा तो ये अगर मान लीजिए कि किसी को अगर बीपी हाई है, फिटल डिस्ट्रेस है या कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा, प्रोलॉन्ग लेबर है, तब ये पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी होते होते ही सिजेरियन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पूरा एक जर्नी है आपका। लेबर पेशेंट जब आती है लेबर रूम में, उसके बाद जब तक वो डिलीवरी करती है तो ये टाइम लगता है। देखिए बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसको आपको टाइम देना होगा। आप अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपकी डिलीवरी कैसे होगी। अब दूसरी बात की जो मेम्ब्रेन रप्चर का एक आता है कि भाई वाटर बैग बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वाटर बैग रप्चर हो गया, बहुत घबरा जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि अगर वाटर बैग रप्चर भी हुआ है तो आप घबराएं नहीं। ये जस्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो खुद से भी होता है या हम भी उसको करते हैं। जैसे मान लीजिए 3-4 फिंगर है, पेशेंट का पेन नहीं बढ़ रहा, हम सिंटो दिए, सब कुछ दे दिए हैं, ऑक्सीटोसिन दिए, तो एक हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि हम उसकी मेम्ब्रेन को रप्चर कर दें। मेम्ब्रेन रप्चर करने से क्या होता है कि उसका स्पॉन्टेनियस पेन खुद ब खुद बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होता है, वाटर बैग रप्चर होता है, तो वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ये बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि वाटर बैग रप्चर हो गया, अब पता नहीं बच्चे का क्या होगा, ये होगा, वो होगा, वो बहुत घबरा जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि पेशेंट जो है एंटीबायोटिक के कवरेज में रहती आती है तो हम उसे एंटीबायोटिक भी देते हैं। आपको मैंने बताया ड्रिप भी लगाते हैं, तो वो इसके कवरेज में रहती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेम्ब्रेन रप्चर भी हो गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं, फीटल हार्ट साउंड सुनते रहते हैं, एंटीबायोटिक पड़ता रहता है, इसलिए पेशेंट और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होता। तो ये भी एक मुद्दा होता है कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गया। हाँ, अगर मेम्ब्रेन घर में रप्चर हो गया, बहुत देर तक उसको कोई पेन नहीं आया, पेशेंट आती है तो भी हम उसको इंडक्शन करते हैं, एक बार उसका पेन बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि क्यों आखिर इसका पेन नहीं बढ़ रहा, तो इंडक्शन करके हम देखते हैं। अगर प्रोग्रेस ठीक है, बाकी सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज जैसे हुआ नॉर्मली प्रोग्रेस किया तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पेशेंट आई, मेम्ब्रेन रप्चर है, हेड उसका बहुत ऊपर है, इंगेजमेंट नहीं है, तो फिर उसका अलग ही ट्रैक चला जाता है, वो सिजेरियन की ओर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये डिलीवरी का एक प्रोसेस होता है। जैसे फर्स्ट लुक में जो हम देखते हैं पेशेंट को, फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ अभी ये वेट करेगी या इसको कुछ और करना है। तो ये देखिए एक डॉक्टर ही बता सकता है आपको। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप डॉक्टर की बात को समझें। नॉर्मल डिलीवरी इतना इजी नहीं है कि आए और तुरंत हो जाता है, उसमें टाइम लगता है और आपको भी पेशेंस रखना होगा। डॉक्टर्स तो पेशेंस रखते हैं, आजकल मरीजों को ही पेशेंस नहीं रहता है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार ये वीडियो देखें और समझें कि नॉर्मल डिलीवरी में टाइम लगता है, कितना लगेगा, कुछ मैं आपको आइडिया दी हूँ। मैं चाहती हूँ जो प्रोसेस आपके साथ हो रहा है उसको आप समझें, तभी आप उसके लिए पेशेंस रख सकेंगे, आप डॉक्टर की बात को भी समझेंगे, आपको इजी होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। जो भी महिलाएं वेटिंग हैं, अभी जिनका डिलीवरी होने वाला है, वो इस वीडियो को देखें, अपने रिलेटिव्स को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मैं अगला बताऊँगी आपको कि सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो टाँके लगते हैं उसको आप कैसे केयर करें। तो ये मेरा अगला वीडियो में होगा, आप ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच।